नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल यादव और आप सभी देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस बाय निखिल। जहां मैं आप सभी को क्लास 10th की साइंस पढ़ा रहा और साइंस के अंतर्गत मैंने आपको आपकी केमिस्ट्री के चैप्टर 4 जितने भी 4 चैप्टर थे उसको मैंने आपको पढ़ा दिया। इसके अलावा आपके जो बायो वाले सेक्शन थे मैंने उसको भी आप सभी को उसकी वीडियो प्रोवाइड कर दी है। और यहाँ पे मैं फिजिक्स के अंतर्गत आपका यहाँ पे जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, मैं उसकी शुरुआत किया हूँ, जिसके अंतर्गत मैंने आपको पार्ट 1 पहले ही प्रोवाइड कर दिया है और ये आपके विद्युत का पार्ट 2 है। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे फिजिक्स का पहला चैप्टर लाइट है, इसके बाद हमारा ह्यूमन आई यानी कि मानव नेत्र है और तीसरा चैप्टर आपका विद्युत है। लेकिन हम यहाँ पे विद्युत को क्यों पहले पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर होता है जो जिसका वेटेज आपके एग्जाम में काफी ज्यादा होता है। तो पहले यहाँ पे हम विद्युत को खत्म करेंगे, इसके बाद विद्युत का जो चुंबकीय प्रभाव होता है उसको, फिर हम वहां पे लाइट और ह्यूमन आई की बात पढ़ते हुए ये भी सारी चीजों को कंप्लीट कर लेंगे। मैं इसको पहले इसलिए पढ़ा रहा क्योंकि ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसीलिए मैं इसे पहले पढ़ा रहा। इसका मैंने पार्ट 1 बता दिया था और ये इस वीडियो का आपका यानी कि इस चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें कई आपको सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा और जैसा कि आप जानते हो ये फिजिक्स है, तो मैं फिजिक्स के अंदर आपको न्यूमेरिकल करना भी सिखाऊंगा, जिसके अंतर्गत मैंने कल आपने देखा कि किस प्रकार से जो आपने पढ़ा आवेश क्या होता है और आवेश का जो आपने वहां पे फॉर्मूला पढ़ा था Q इज इक्वल टू एन ई, वहां पे मैंने आपको उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन लगभग करवाए थे। तो ऐसे ही हर एक जो आपका फॉर्मूला आएगा सब पे मैं आपको एक एक करके क्वेश्चंस कराऊंगा, जिससे क्या होगा आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से तैयार हो जाए। और केवल इसी चैप्टर के लिए नहीं, आपके बचे हुए जितने भी फिजिक्स के चैप्टर है सब में आपको ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे, जिससे क्या होगा आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा कि कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था, तो मैंने यहाँ पे बताया कि आपका सिलेबस क्या है। वो था आपका पहला टॉपिक विद्युत आवेश, जिसके अंतर्गत मैंने बताया कि विद्युत आवेश क्या होता है। तो पहला आपने कल जो पढ़ा था वो था आपका चार्ज, यानी कि कह सकता हूं विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। मैंने यहाँ पे कल विद्युत आवेश के अंतर्गत क्या बताया कि जितने भी पदार्थ है वो किन से मिलके बने हैं, परमाणुओं से। और ये जब हम परमाणुओं को विभाजित करते हैं तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जिसपे मैंने बताया कि आपका इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर कह सकता हूं कि वो उस पर कोई चार्ज नहीं होता, अर्थात वो न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे मैंने विद्युत आवेश के बारे में और कुछ भी चीजें बताई थी, जैसा कि विद्युत के प्रकार कौन से होते हैं, जब कह सकता हूँ कि लाइक चार्ज होते हैं तो उससे क्या होता है, अनलाइक चार्ज होंगे आपके तो उस टाइम आपका क्या होता है। तो ये चीजें मैंने कल आपको क्लियर कर दी थी। तो यहाँ पे आपका जो पहला मैंने क्या बताया था, विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज, यहाँ पे खत्म कर दिया। आज मैं यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, आज मैं आपको यहाँ पे विद्युत धारा, विभवांतर, प्रतिरोध, ओम का नियम, यहां तक या फिर इसके आगे कह सकता हूँ श्रृंखला और समान, 4 टॉपिक पहले मैं ऊपर का कवर करूंगा। और बचा हुआ ये जो 4 टॉपिक है या 5 टॉपिक, इसको मैं क्या करूंगा एक और वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। जैसा कि आपको पता है कि ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इसके 2 से 3 लेक्चर हो जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमें केवल सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, इसीलिए मैं इसको 3 वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आइए यहाँ से हम आपके टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पहला आपने समझ लिया कि विद्युत आवेश क्या होता है, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे विद्युत धारा क्या है। तो यहाँ पे आपको मैं पहले क्या करूंगा समझाऊंगा, और उसके बाद जो यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही लिख देना होगा, जिससे क्या होगा आपको आपके जो भी मार्क्स होंगे वो पूरी तरीके से मिल जाएंगे। विद्युत धारा होता क्या है, पहले इस चीज के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे लिखा क्या है थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, फिर मैं इसको समझा रहा। क्या लिखा है कि किसी चालक, अब चालक होता क्या है, यानी कि चालक को हम लोग हिंदी इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टर। और कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर एक प्रकार का कह सकते हैं ऐसा मैटर होता है जिस जो क्या करता है, जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारा बाहर निकलता है, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन हमारा क्या करे, त्याग करे। तो चालक में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर निकलता है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए आपका एक यहाँ पे क्या है चालक तार है, कुछ इस तरीके से।
और आपको पता है कि हर जो पदार्थ होता है, हर जो मैटर होता है वो परमाणु से मिलके बना होता है, जिसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। ये चीजें आपको पता है। तो इसके अंदर क्या होगा आपका, इसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉन भी होगा, इसके अंदर आपका प्रोटॉन भी होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, इसके अंदर प्रोटॉन होगा। ये सारी चीजें आपको पता है, बेसिक सी ये चीजें है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है, एक प्रकार का ये क्या है, चालक तार है। चालक का मतलब समझ लिए आपने कि जिसके अंदर से क्या हो, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या है आपका, ये एक प्रकार का चालक तार है, एक प्रकार का कंडक्टर है। और उसके अंदर क्या होगा, एटम्स हो गए होगा, और एटम्स के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होगा। ये आपका सिंपल सा एक नॉर्मली तार था। इसको मैं क्या करूंगा, किसी सेल की हेल्प से यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या करूंगा, इस तार को मैं एक सेल के माध्यम से यहाँ पे क्या करूंगा, ऐड कर देता हूं। तो यहाँ पे आपको एक सेल यहाँ पे मैं बना करके दिखा दे रहा। ये हो गया आपका सेल, और इसको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। ये हो गया आपका सेल। होगा क्या, आपको यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे जो सेल होता है उसको हम बैटरी के नाम से भी जानेंगे, या फिर बैटरी भी कहते हैं। तो इसमें यहाँ एक तरफ क्या होगा आपका, कह सकता हूं कि प्लस होता है। प्लस का मतलब इधर धनात्मक होता है, और इधर क्या होता है, ऋणात्मक होता है। यानी यहाँ से धनात्मक आपकी करंट जाएगी, यानी पॉजिटिव करंट जाएगी, इधर से आपका नेगेटिव करंट जाएगा। तो इस तरीके से कुछ होता है। और होगा क्या, जैसे इधर से आपका पॉजिटिव करंट यानी कि धनात्मक जो कह सकता हूं कि धारा होती है वो आपकी प्रवाहित होती है, या फिर करंट जब इधर जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से जाने लगता है, और ऐसे होते होते यहाँ पे दोबारा ऐसे कुछ आ जाएगा। लेकिन हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन आपका ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है यहाँ पे, वो कह सकता हूं कि जो उसकी गति होती है वो धनात्मक, जो यहाँ से धारा बह रही उसकी अपोजिट होगी। मतलब इधर से हमारा धनात्मक कह सकता हूं कि धारा जा रही थी, यानी कि पॉजिटिव करंट जा रहा था। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हमारा होता है वो ये इसके बिल्कुल विपरीत गति करेगा, यानी किधर आएगा वो इलेक्ट्रॉन आपका, बिल्कुल इस तरीके से। तो वही है कि किसी टाइम में इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से किसी चालक के अंदर फ्लो कर रहा, कितनी कह सकता हूं कि किसी टाइम में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी कंडक्टर के अंदर या किसी चालक के अंदर कितनी तेजी से या फिर कितनी स्पीड, या कह सकता हूं किस प्रकार से वो गति कर रहा, वही गति क्या होती है, यानी वही गति या फिर प्रवाह क्या होता है आपका, विद्युत धारा कहलाता है। तो वही है कि यहाँ पे एक मैंने चालक तार लिया जो कि क्या है, चालक यानी कंडक्टर है। उसको मैंने सेल से जब जोड़ा तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव सिरा, यहाँ पे आपको बैटरी का नेगेटिव सिरा दिख रहा होगा। जैसे ही पॉजिटिव सिरा से इधर क्या हुई, मुख्य धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हुई। ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक प्रकार का आवेश है, यानी कि चार्ज है। तो ये क्या करता है, इधर इधर पॉजिटिव सिरा की तरफ गति करने लगता है। मतलब इसके अपोजिट कह सकता हूं कि इसके अपोजिट वो क्या करने लगता है, मूवमेंट करने लगता है, गति करने लगता है, या फिर प्रवाहित होने लगता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। आइए अब यहाँ पे हम देखते हैं कि है क्या लिखा। आपको वो सारी चीजें यहाँ पे अब एक एक करके समझ में आ जाएंगी। क्या लिखा है, किसी चालक तार में या फिर किसी चालक में, मैंने तार को बताया कि चालक ही है, में विद्युत आवेश यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या है, एक प्रकार से विद्युत आवेश है। तो यहाँ पे जो विद्युत आवेश लिखा है इसका मतलब आपका इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को, दर का मतलब किस रेट से वो फ्लो कर रहा, को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यानी एक तार है, उसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो आपका विद्युत आवेश है। वो किस रेट से या फिर किस दर से आपका फ्लो कर रहा है उस चालक के अंदर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक करंट के नाम से या विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। तो वही चीजें यहाँ पे आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। या फिर कह सकता हूँ किसी चालक तार के अंदर इलेक्ट्रॉन जिस दर से गति करता है या प्रवाहित होता है उसी को हम लोग विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। आप इसकी उस हिसाब से भी डेफिनेशन लिख सकते हो। वहां पे क्या है जो मैं तार बोल रहा, अब आपको पता ही होना चाहिए कि तार जो हमारा है वो कंडक्टर है, चालक है। अब बोला कि इसे हम किस चीज से दिखाते हैं, तो इसका सिंबल जो होता है वो होता है आपका आई। तो यहाँ पे हम इसको आई से दिखाते हैं, या कैपिटल आई भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। वहां पे वो लिखा नहीं गया है तो मैं वहां ऊपर क्लियर लिख देता हूं कि इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, आई से दिखाते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। और बोला कि यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में, यानी कि बोला कि किसी चालक में
बोल रहा कि एक समय में एक आवेश प्रवाहित हो। मैं इस चीजों को अभी लिख के दिखाता हूं। पहले ये चीज देखिएगा कि हम लोग आवेश को किससे डिनोट करते हैं। आवेश को हम लोग यहाँ पे Q से दिखाते हैं। ये हो गया आपका चार्ज यानी कि आवेश। दूसरा की विद्युत धारा को हम किससे दिखाएंगे, तो उसको हम दिखाएंगे किस चीज से, वो होगा आपका I से। और जो समय होता है उसको हम लोग T से दिखाते हैं। तो हो क्या जाएगा, यहां पे मैंने क्या बताया कि किस रेट से आवेश हमारा फ्लो होता है, तो वहां पे जो आपका फॉर्मूला हो जाता है किस चीज का, विद्युत धारा का, वो फॉर्मूला आपका हो जाएगा, यहां पे मैं लिख देता हूं, विद्युत धारा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आवेश और बटा में समय। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ये जो अपान में समय होता है इसका मतलब कि किस रेट से वो फ्लो कर रहा है, क्या आवेश आपका। तो यही चीजें हो गई आपकी कि विद्युत धारा का जो फॉर्मूला हुआ वो क्या हुआ आपका, आवेश और बटा के समय। इसी को मैं अगर इसके सिंबल के हिसाब से लिखूं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आई, या फिर आप इसको स्मॉल आई से भी दिखा सकते हो। दूसरा आपका यहाँ पे क्या क्यू और इधर क्या हो जाएगा आपका टी, यानी कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। या फिर अगर आप आवेश को यहाँ से फॉर्मूले पे लगाना चाहते हो तो आवेश इज इक्वल टू इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी विद्युत यानी कि धारा मल्टीप्लाई टाइम हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या मिला, इसका फॉर्मूला मिला क्या, कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आगे हम और क्या देखते हैं, हमें जानना होता है कि जो भी हम फॉर्मूला लिख रहे हैं उसकी हमें यूनिट जाननी होती है, मतलब कि हमें उसका मात्रक जानना होता है। तो आपने कई सारी यूनिट्स पढ़ी हैं, जैसे आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, इसके अलावा मास का, लेंथ का, इन सबकी यूनिट आपने पढ़ी थी। तो सेम इसी तरीके से कह सकता हूं कि विद्युत धारा का जो यूनिट होता है वो क्या होता है आपका, देखिएगा, विद्युत धारा का मात्रक, यानी कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या होता है आपका, होता है एम्पियर। इसको हम लोग एम्पियर के नाम से जानते हैं। तो ये हो गई इसकी एसआई यूनिट। तो आपको यहां तक समझ में आया कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है आपका, एम्पियर होता है। अब एम्पियर क्यों पड़ा इसका नाम, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैरी एम्पियर। तो उन्होंने क्या किया, अपने ही नाम पे क्या किया, इस विद्युत धारा के मात्रक का नाम रख दिया। इसके अलावा आपने कभी देखा हो, कभी तो पढ़ा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूले की हेल्प से यूनिट निकालते हैं। तो वो क्या था, आपने यहाँ पे देखा कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी था। और आपको पता है कि यहाँ पे अगर हम I की यूनिट निकालना चाहे तो किस तरीके से, Q का आपको पता है कि कुलाम होता है, तो हम यहाँ पे इसको कुलाम लिख देंगे, और समय का यहाँ पे सेकेंड होगा तो हम लोग यहाँ पे सेकेंड लिख देंगे, यानी कि कुलाम पर सेकेंड, कुछ इस तरीके से C और यहाँ पे सेकेंड। तो ये आपकी दो यूनिट हो गई, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। देखिए ध्यान से, ये हो गया आपका पहला यूनिट यानी एम्पियर, और ये हो गया आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दूसरा। तो यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, किसी चालक तार में किस दर से, या फिर कह सकते हैं किसी चालक तार में आवेश जिस दर से प्रवाहित होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। और कह सकता हूं एक और हम यहाँ पे फॉर्मूले के हेल्प से डेफिनेशन बनाते हैं, वो क्या होता है कि विद्युत आवेश और समय के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। जैसे क्यू को यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, आवेश कर सकते हो। जैसे हम लोग यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू को हम बोल सकते हैं आवेश हो गया, यानी कि चार्ज हो गया, और यहाँ पे रेशियो करके हमारा क्या है, समय। तो कुछ इस तरीके से आवेश और समय के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग विद्युत धारा कहेंगे। तो आपके पास दो डेफिनेशन हो गई, एक कौन सी, एक आपको यहाँ पे पीछे किसी चालक
किसी चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहेंगे, या फिर दूसरा आवेश और समय के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और हम यहाँ पे फॉर्मूला जान गए, हम यहाँ पे इसकी यूनिट जान जाते हैं। अब सवाल आपको कैसे देगा कि किसी चालक तार में कुछ बोल देगा कि कुछ आवेश प्रवाहित हो रहा है, जिसका आपको नंबर दे दिया जाएगा कि मान लीजिए 500 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा, कितने टाइम में, मान लीजिए कि 10 सेकेंड में। तो आपको क्या करना होगा, उसका सवाल जब लगाना पड़ेगा तो आप I = Q की जगह पे 500, T की जगह पे आप 10 रख दोगे, तो आपका 50 एम्पियर वहां पे क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, यानी 50 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मैं अभी आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, बट पहले आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट को देख लीजिए कि किसी चालक तार में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। और अगर जो हम इसे किससे दिखाते हैं, आई से दिखाते हैं। अगर टी समय में क्यू विद्युत आवेश हमारा क्या हो, प्रवाहित हो, तो वहां पे विद्युत धारा का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे एक जो आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा होगा, यदि किसी चालक में ये जो यहाँ पे आपको गलत, यहाँ पे आपका T होगा और यहाँ पे आपका Q होगा, यानी कि सिंपल सा है कि यदि किसी चालक में T समय में Q आवेश प्रवाहित हो तो चालक में विद्युत धारा, यानी यही वाली चीज हम ये फॉर्मूले के फॉर्म में आपको यहाँ पे समझा देगा। तो यहाँ पे विद्युत धारा आपको समझ में आ गई होंगी और मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा अभी। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले आगे वाले कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बस हमें केवल यूनिट पूछता है तो हम क्या करेंगे, उस चीजों को याद रखेंगे। एक और चीज, अगर हमें क्या करे, एम्पियर यानी कि धारा दे दे, करंट यानी कि करंट दे दे, या फिर कह सकता हूं कि एम्पियर के फॉर्म में करंट दे दे और हमें सेकेंड दे दे, और हमसे आवेश पूछे तो क्या करेंगे, सिंपल सा यहीं पे रख के और यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आवेश निकल जाए। यानी कि इसमें आपको जब ऐसी सवालें आएंगी, यानी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे न्यूमेरिकल, तो उसमें आपको दो कह सकता हूं कि क्वांटिटी दी जाएगी, या तो आपको यहाँ पे I की वैल्यू दे दी जाए, T की वैल्यू दे दी जाए, या फिर आपको Q या T दे दी जाए, या फिर आपको I और Q दे दिया जाए, समय हमसे पूछ ले। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको बनेंगे और मैं उसको अभी आपको आगे भी कराऊंगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि विद्युत धारा क्या होता है। यहाँ पे कुछ और चीजें हैं बोला कि अन्य छोटे मात्रक, अब क्या होता है ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसा आपने पढ़ा होगा जब ये तो छोटी क्लास में आपको पढ़ाया जाता है, जब हम लोग मेजरमेंट वाला चैप्टर पढ़ते हैं कभी मैथ में, तो हम वहां पे जानते हैं कि सबसे बेसिक जो यूनिट होगी वो क्या होगा आपका, जैसे मीटर हो गया, ऐसे ही सारी चीजें। मीटर के बाद आपका मान लीजिए डेका आ गया, फिर हेक्टो आ गया, फिर किलो आ गया। जब हम छोटे फॉर्म में जाते हैं तो आपका डेसी हो गया, सेंटी हो गया, मिली हो गया। तो मिली का मतलब क्या होता है आपका, मिली का मतलब आपका, मिली से मतलब ये होता है कि 1 मिली इज इक्वल टू जो होता है, इसको हम इसके पीछे आप मिली के पीछे मीटर भी लगा लो, मिली के पीछे आप लीटर भी लगा लो, मिली के पीछे आप किलोग्राम यानी कि ग्राम भी लगा लो, मिलीग्राम, या फिर आप इसके पीछे क्या कह सकता हूं कि कुलाम लगा लो, आप इसके पीछे एम्पियर लगा लो, आप इसके पीछे कुछ भी लगा लो। इसका मतलब इस आपका सिंपल सा होता है 1 मिली इज इक्वल टू होता है 1/1000। अगर आपको यहाँ पीछे एम्पियर दिखेगा तो 1/1000 एम्पियर, कूलम दिखेगा तो 1/1000 यहाँ पीछे कूलम, मीटर दिखेगा तो 1/1000 मीटर हो जाता है। तो यहाँ पे मिली का मतलब क्या हुआ, यही। और अगर इसको जब हम क्या करेंगे आगे, जब इसको हम लोग यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, 1 और अपान में इसको हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है 1/a की पावर n या फिर m, और जब वो ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 की पावर -3। तो यानी कि 1 मिली इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, वो होता है 10 की पावर -3। तो यहाँ पे हम इस बोला है कि 1 मिली एम्पियर, यानी पीछे एम्पियर दिया है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 10 की पावर -3 एम्पियर, कुछ इस तरीके से एम्पियर। और सेम माइक्रो क्या होता है, जब हमारा कितना हो जाए 10 की पावर, जैसे हम यहाँ पे कितने जीरो थे आपके 3 थे, तो यहाँ पे जब आपका 6 जीरो हो जाए तो क्या होता है, इसी को हम लोग क्या लिख देंगे 10 की पावर -6, इसको हम लोग माइक्रो के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे 10 की पावर क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे 10 की पावर -6, 10 की पावर -6,
और यहाँ पे एम्पियर। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर मिली बोले तो 10 की पावर -3, माइक्रो बोले तो 10 की पावर -6, एंगस्ट्रॉम अगर वो आपसे बोलता है तो आपको वो भी 10 की पावर -9। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी, सॉरी नैनो को हम लोग 10 की पावर -9 करेंगे, 10 की पावर 10 को -10 को हम लोग एंगस्ट्रॉम के नाम से जानते हैं। अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं वो भी चीजें बता दूंगा, बट अभी आपको क्या करना है, ये यहाँ पे याद रखना है। तो याद रखिएगा क्या, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। अगर 1 माइक्रो एम्पियर पूछेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 की पावर -6 लिख देंगे। और क्या लिखता है यहाँ पे 1, और मिली को यहाँ पे स्मॉल m से दिखाता है, और एम्पियर को यहाँ पे क्या करेगा, एम्पियर लिख सकता है, या फिर यहाँ पे अगर एम्पियर लिखा है तो आप एम्पियर कर ले, अगर कुलाम होता तो यहाँ पीछे C दिख जाता। और माइक्रो का मतलब आप, मैंने कल ही बताया था, कुछ इस तरीके से हमारा लिखा होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 10 टू द पावर -3 और आपका कुलम, और सेम इसी तरीके से 10 टू द पावर -6 यहाँ पे क्या आपका कुलम। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं। अभी इस चीजों को हम आगे और भी देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या बताया, विद्युत धारा किसे कहते हैं, उसका फॉर्मूला बताया, और उसकी यूनिट बताई आपको, वो भी मैंने 2 यूनिट बताई। तो यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे जो आपका अगला जो टॉपिक है, ये आपको टॉपिक तो नहीं कह सकता, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैंने कल क्या बताया था कि एक माइक्रो कूलम को आप वहां पे क्या कीजिए, परिभाषित कीजिए। या फिर आप एक और क्वेश्चन हो सकता है कि एक कूलम को आप परिभाषित कीजिए। तो पहले मैं वहां पे कूलम वाला लिख देता हूं, फिर आपको मैं वहां पे लिख करके क्या करूंगा, दिखा दूंगा। यहाँ पे एक मैं अलग से स्लाइड लेके आपको समझाता हूँ क्वेश्चंस कैसे होता है, देखिएगा ध्यान से। क्या आपसे क्वेश्चन में पूछा कि एक कूलम, और ये आता है आपके एग्जाम में, तो याद रखिएगा, एक कूलम आवेश को परिभाषित कीजिए, परिभाषित कीजिए, यानी कि, या फिर कह सकता हूं इसके अंदर कितने आपके इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये सारी चीजें। तो हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था Q इज इक्वल टू NE, और जहां पे हमें क्या पता था, Q की वैल्यू यहाँ पे बोल रहा कि 1 कूलम को हमें बताना है, तो यहाँ पे 1 रखूंगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसका चार्ज आपको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और जो कि क्या होता है, कूलम में होता है। और हमें यहाँ पे निकालना क्या होगा, n निकालना होगा, यानी कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें यहाँ कितने फ्लोर है हमको वो पता करना है। तो हम क्या करेंगे, कैसे एक कूलम को परिभाषित करेंगे, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसीलिए मैं आपको इस चीज को बता दे रहा। होता क्या है, देखिएगा ध्यान से, कुछ इस तरीके से। तो हमें करना क्या होता है, हमें सबसे पहले यहाँ पे जो पूछता है ना, हमें उसी चीज को लिख लेना होता है। कैसे, आइए देखिएगा, हमसे एक कूलम के बारे में बात कर रहा, सेम इसी तरीके से एक एम्पियर बोल सकता है, या फिर ऐसे ही एक ओम बोल सकता है। ऐसे सारी चीजें आपको सब एक ही जैसे होगा, एक वोल्ट बोल सकता है। ऐसे मैं आपको एक एक करके अभी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 1 दे दी गई है, जो कि कूलम में। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमें पता है 1.6, और मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19 यहाँ पे कूलम। आप इसके आगे माइनस भी लगा सकते हो। हम n यहाँ पे फाइंड करेंगे। कैसे, लिखना बिल्कुल सेम है, ऐसे ही आप कर देना, हो जाएगा वो आपका। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू NE। Q की जगह हम क्या रखेंगे, 1 कूलम, और यहाँ पे क्या, n की जगह पे n, और मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19, और ये भी क्या, पीछे कूलम। अब हम n इज इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पे ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो 1 और मल्टी अपान में 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19। देखिए यहाँ पे कूलम था, यहाँ पे कूलम था, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपका n हो जाता है वो क्या होता है, n इज इक्वल टू आपका 1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 19। ये मैंने कल ही आपको बता दिया था, ये हो जाएगा 1.6। अब आप क्या करो, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो होता क्या है, या फिर कैसे कर सकते हैं हम, यहाँ पे ये जैसा कि आपको यहाँ पे 10 टू द पावर 19 दिख रहा, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 18। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर एक पावर है। आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा, ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, ए की पावर m प्लस का n होता है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे,
कुछ इस तरीके से जब लिखेंगे तो इस वाले 10 का मल्टीप्लाई इस 1 में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 हो गया, मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 18 हो गया। अब क्या होता है यहाँ पे 1.6, और आप क्या करोगे अब क्या करो, आप इस चीज को यहाँ पे नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ऊपर से ये डेसिमल हटाने के लिए तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक और 0 आ जाएगा, ये 16 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 18 हो जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 6.25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 18। कुछ इस तरीके से हम इसको परिभाषित करेंगे, इस चीज को हम लोग दिखा देंगे। तो यही है, सेम यहाँ पे भी हमें क्या करना है, करके दिखा देना है किस चीज को हाँ, ये जो आपको पूछ रहा है कि 1 एम्पियर को हमें क्या करो, परिभाषित करके दिखाओ, यानी कि 1 एम्पियर को हम यहाँ पे किस तरीके से दिखाएंगे, आइए देखिएगा ध्यान से। बस जो आपको पहले लिखा है आप उसको एक बार देख लीजिए, फिर मैं इस चीज को बता देता हूँ। क्या लिखा है कि यदि किसी परिपथ में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उस परिपथ में प्रवाहित जो विद्युत धारा वो 1 एम्पियर होगी। क्या कह रहा, पहले ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे आपको फॉर्मूला पहले याद होगा, Q/T। एक बात बताइए मुझे, 1 एम्पियर इसका आंसर कब आएगा? वो कब आएगा, जब हमें यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी दी जाए, Q की वैल्यू आपका 1 कूलम दे दिया जाए, और यहाँ पे जो समय है वो भी आपका कितना हो जाए, 1 सेकेंड हो जाए। यहाँ पे हम 1 सेकेंड लिख देंगे, और होता क्या है, I इज इक्वल टू Q की जगह पे हम यहाँ पे 1 रख देंगे, और यहाँ पे भी 1 रख देंगे, और ये क्या आपका कूलम, और ये क्या हो जाएगा आपका सेकेंड। तो I इज इक्वल टू, यहाँ पे I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। आप यहाँ पे पीछे क्या लिख दोगे, कूलम पर सेकेंड, या फिर आप इसी को क्या लिख सकते हो, एम्पियर लिख सकते हो। तो आपको I की वैल्यू 1 एम्पियर मिल गई, यानी कि 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर को कब कैसे हम प्रोवाइड करेंगे, जब किसी परिपथ के बारे में अभी आपको बताऊंगा कि परिपथ क्या होता है, में क्या हो, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, और कितना, 1 सेकेंड के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे एम्पियर कहेंगे, यानी कि 1 एम्पियर हो जाएगा। सेम इसी तरीके से वहां पे मैंने पीछे आपको ये चीजें गलत कहाँ गया, रुक जाइए मैं बता देता हूँ। ये जो आपको 1 कूलम आवेश को परिभाषित करने के लिए ये आपको यहाँ पे क्या हुआ, गलत हो गया, मैं इसको सही करके बता दे रहा, देखिएगा ध्यान से। हमें केवल यहाँ पे 1 कूलम आवेश को बताना था, तो कैसे होगा देख लीजिए। यहाँ पे जैसे ही आपका क्या होगा, n की वैल्यू यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाए, 1 हो जाए, और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे आपका जो चार्ज होता है वो भी क्या, ये चीजें यहाँ पे गलत हो, हाँ यहाँ पे आपका हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस का 19। मैं इसको करके आपको बाद में दिखाता हूँ, पहले आगे के कॉन्सेप्ट आप देख लीजिएगा। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि 1 एम्पियर विद्युत धारा को हम कैसे यहाँ पे परिभाषित करेंगे, जब किसी परिपथ में आवेश जो होता है वो कितना हो जाए, 1 कूलम हो जाए, और आपका जो टाइमिंग है यानी कि टाइम है वो आपका 1 सेकेंड हो जाए, तो हमें क्या मिलता है, 1 कूलम यानी 1 कूलम पर सेकेंड, सॉरी 1 एम्पियर मिलेगा, या फिर कूलम पर सेकेंड मिलेगा। इसी को हम लोग कुछ इस तरीके से, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को याद रखिएगा। और बाकी आगे क्या लिखा है, बोल रहा कि यहाँ पे अब आप ध्यान से देखिएगा, क्या बोल रहा, नोट करके, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा इस चीज को। क्या बोल रहा कि किसी चालक में विद्युत धारा की दिशा, यानी जो आपका कोई एक चालक है, चालक का मतलब मैंने अभी आपको तार के बारे में बताया कि वो एक प्रकार का चालक है, तो किसी भी चालक में जो विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, वो फ्लो होती है इलेक्ट्रॉन जिस तरफ मूव करता है उसके बिल्कुल अपोजिट। मैंने ये चीजें आपको पहले स्लाइड पे यहाँ पे बता दिया था। जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे जो बैटरी का पॉजिटिव सिरा है, यानी कि ये पॉजिटिव वाला पॉइंट है, ये इधर से आपकी मुख्य धारा बहती हुई यानी मेन करंट बहती हुई कहाँ जाएगी, इस तार के थ्रू होते हुए कुछ इस तरीके से गति करेगी। लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करेगा, इसके बिल्कुल अपोजिट आपका
मूवमेंट करता है, कह सकता हूं कि गति करता है। तो इसीलिए क्या होती है कि जो करंट होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमारा जो होता है, यानी जो चालक तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रिक करंट के बिल्कुल विपरीत गति करती है। इसी चीज को मैंने यहाँ पे नोट करके लिखा है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो किसी भी चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका कैसे मूवमेंट करता है, तो वो करता है आपके विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के बिल्कुल अपोजिट। यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे यूज किया, क्या, अपोजिट। तो पढ़ लेते हैं पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ। बोला किसी चालक में विद्युत धारा की दिशा उसमें प्रवाहित होने वाले धन आवेश की दिशा में होती है, अर्थात विद्युत धारा की दिशा मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है। बिल्कुल कैसे, ये आपका कुछ इस तरीके से चालक तार था, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन था, सॉरी इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको मैंने यहाँ पे सेल से जोड़ दिया। कुछ इस तरीके से होता क्या है आपका, यहाँ पे जैसे ये सेल से जुड़ गया, आपका इधर से करंट हमारा क्या करता है, फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। किस तरीके से देखिएगा, यहाँ ये पॉजिटिव सिरा है और ये आपका नेगेटिव है। कुछ इस तरीके से हमारा जो कह सकता हूँ कि करंट ये अपना फ्लो होने लगता है ऐसे ऐसे। और ये जो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से इधर गति करेगा, यानी इसकी तरफ। विद्युत जो आपका पॉजिटिव सिरा है इधर, यानी कि उसके विपरीत गति कर रहा है। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये प्रोटॉन किधर गति करता है, तो वो बिल्कुल इधर जो पॉजिटिव सिरे से जाते हुए बिल्कुल ऐसे कुछ, ये प्रोटॉन वाला हमारा क्या करता है, कुछ इस तरीके से हमारा गति करता है। तो वही बोल रहा कि किसी चालक में विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो कैसा होता है आपका, उसमें प्रवाहित होने वाले धन आवेश की दिशा में होती है। धन आवेश की दिशा में ये हो गया, यानी कि इधर से ये जा रहा, उधर से ये आ रहा, और ये क्या होता है, विपरीत होता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को याद रखिएगा। आगे क्या है, पदार्थ के प्रकार। अब जो पदार्थ होते हैं वो कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक करंट के हिसाब से 3 प्रकार में डिवाइड किए गए हैं। एक आपका कंडक्टर, एक आपका इंसुलेटर, और तीसरा आपका सेमीकंडक्टर। यानी कि कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर कह सकता हूं कि ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट हमारा फ्लो हो जाए, यानी हमारा उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट बहने लगे, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन हमारा जो है मूव करने लगे या गति कर सकता है। लेकिन अचालक क्या होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन हमारा क्या करे, गति नहीं कर सकता है, कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट हमारा फ्लो नहीं करता है। और अर्धचालक का मतलब होता है कि अर्धचालक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसकी प्रकृति यानी कि जिसका नेचर कुछ इस प्रकार से होता है कि वो उसके अंदर से कभी कभी हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है, कभी कभी नहीं होता है। तो हमसे एग्जाम में क्या पूछता है, हमसे पूछता है कि हमें 2 अर्धचालक के एग्जाम्पल बताइए। यहाँ पे आपको लिखे हुए दिख रहे होंगे, बाकी मैं पढ़ के आपको यहाँ पे बता दे रहा, जो चीजें मैंने समझाई है बस वही है। क्या लिखा है कि वे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन उसके अंदर गति कर सके, तो उसे हम क्या कहेंगे, सुचालक कहेंगे, हम उसे कंडक्टर कहेंगे। एग्जाम्पल क्या है, धातुएं, जैसा कि मैंने आपको धातु के बारे में पढ़ाया था कि वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगा। इसके अलावा आपका अम्लीय जल, इसके बाद आपका लवण, यानी इन सब चीजों के बारे में मैंने पहले ही पढ़ा दिया। आगे आपका क्या है, अचालक, जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं हो, अचालक, या इसी का हम एक और नाम जानते हैं कुचालक। और सूखी लकड़ी, कांच, रबर, ये सब आपका अचालक हो गया। अर्धचालक इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट में भी आपका एग्जाम्पल, वे पदार्थ जो सामान्य अवस्था में आवेश का प्रवाह नहीं करते हैं लेकिन पदार्थ का ताप बढ़ाते हैं। यानी कब ये हो जाएंगे, रहेंगे तो ये अचालक ही है, लेकिन जैसे ही हम इनका क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये अचालक की तरह काम करेंगे, कुचालक की तरह, लेकिन हम इनका टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपन उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगता है, इसीलिए उसको अचालक ना कह के हम क्या कहते हैं, अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर कहते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या, इसके 2 एग्जांपल सिलिकॉन हो गया और आपका जर्मेनियम हो गया। आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सारी चीजें आपने यहाँ पे पढ़ा होगा। तो सेम उसी तरीके से आपको ये समझ में आ गया कि अर्धचालक किसे कहते हैं, जिसमें सामान्य स्थिति में क्या हो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है, लेकिन जैसे ही उसको उसके टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा फ्लो होने लगता है, और इसी को हम लोग कहते हैं सेमीकंडक्टर के नाम से यहाँ पे जानते हैं।
आगे आइए, आगे क्या आपका लिखा है, आगे आपको पढ़ना है विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है देखिएगा, यहाँ पे आराम से इजी सा है, मैं इसको समझा दूंगा जिससे क्या होगा आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे क्या पढ़ा, आपने पढ़ा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने में मदद करते हैं। तो मैं आपको कुछ बताता हूं कि जैसे आपको यहाँ पे दो पॉइंट होंगे, पहला कौन सा, पहला आपका मान लीजिए ये आपका ए पॉइंट है, यहाँ आप, और एक ऐसा पॉइंट है जो आपका पॉइंट यहाँ से काफी दूर है, यानी इन्फिनिटी, यहाँ पे मान लीजिए बी हो गया। होता क्या है, यहाँ पे जब कोई चार्ज यानी कि एक कूलाम का आवेश यहाँ पे आपका स्थित हो, कहाँ पे, इन्फिनिटी वाले पॉइंट पे, यानी कि बी वाले पॉइंट पे, और वहां से इस एक कूलाम के आवेश को यहां तक लेके आने में, अब आपको पता है कि कोई भी चीजों को, जैसे कार्य किसे कहते हैं, अगर कोई चीज है उसको मैं उसकी जगह से थोड़ा सा धक्का दे दो, उस चीज को वहां से हटा दो, तो वो क्या हो गया, कार्य हो गया, यानी हमने बल लगा के उस चीज को विस्थापित कर दिया। क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर है ये, जिसमें आपने पढ़ा होगा। तो सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया कि ये जो आपका एक कूलाम वाला चार्ज दिख रहा, मैंने इसे क्या किया, अनंत बिंदु से कहा लेके आया, इस एक ए वाले पॉइंट पे, यानी ये कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे लेके चले आए। तो यानी कि इस अनंत बिंदु से, अनंत दूरी से एक कूलाम के आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, हम यहाँ पे इसे कहते हैं विद्युत विभव। तो याद रखिएगा। और एक कूलाम को हम लोग क्या कहते हैं, एक कूलाम को हम लोग सिंपली कहते हैं क्या, एक कूलाम को हम लोग कहते हैं एकांक धनावेश। और ये मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगाया था, तो वही चीज है, क्या बोला कि एकांक, पहले देख लीजिएगा, एकांक धनावेश को मैंने वही बताया कि एकांक धनावेश को कहां से, अनंत से विद्युत क्षेत्र में। अब देखिए एक चीज, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन जो अपने चारों तरफ जो क्षेत्र, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है, अपने चारों तरफ का जो उसका क्षेत्र होता है, उसको जैसे चुंबक होता है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है, यानी कि उसके अंदर चुंबक का इफेक्ट होता है। सेम इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसके चारों तरफ क्या होगा, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से ही आपका विद्युत फ्लो होती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो वही बोला कि अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है, जो W होता है, उस विद्युत का विभव कहलाता है, उस बिंदु का विभव कहलाता है। इसे हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं। तो यहीं पे ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि हम विद्युत विभव किसे कहेंगे, आप यहाँ पे समझ गए होंगे। तो विद्युत विभव किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि किस एकांक धनावेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने पर, या फिर किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी बिंदु पर लाने में किया गया जो कार्य होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं यहाँ पे विद्युत विभव। इसे हम लोग कैपिटल V से डिनोट करते हैं। तो यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि क्या, कैसे विद्युत विभव हम किसे कहते हैं। तो अब इसका भी कुछ फॉर्मूला होता है, उस चीज को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्या बोला कि यदि एक कूलम आवेश को, एक कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या हो, W हो, तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है, अब विद्युत विभव को हम लोग कैपिटल V से दिखाते हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कैपिटल V। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, कार्य करते हैं किस चीज के, यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, W, और किस चीज को लेके आए, तो हम लोग यहाँ पे Q को लेके आए, यानी आवेश को लेके आए, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला हो जाएगा Q। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या हो गया कि एकांक धनावेश को अनंत बिंदु वाले दूरी से लेकर लाने में, या फिर ले आने में जो कार्य हुआ, उसी को हम लोग यहाँ पे विद्युत विभव के नाम से जानते हैं। सेम इसी तरीके से आपका एक आगे विद्युत विभवांतर, सॉरी विभवांतर भी दिखेगा, उसको भी हमें पढ़ना है, बट पहले आप यहाँ पे इस चीज को याद रखिएगा। आगे क्या है, इसका जो कह सकता हूं, जिस प्रकार से आपने एम्पियर का जो यूनिट पढ़ा, वैसे ही इसका जो कह सकता हूं कि जो इसकी मात्रक होती है, यानी कि विद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, विद्युत विभव का जो मात्रक होता है उसको हम लोग वोल्ट के नाम से जानते हैं, यानी कि विद्युत विभव का मात्रक क्या होगा, वो एक तो हो जाएगा आपका वोल्ट,
आपने नाम सुना होगा बोल्ट, आपने सुना होगा 2 बोल्ट 4 बोल्ट, ये सारी चीजें। और दूसरा एक और कौन बनेगा, अब हमें पता है कि इसका कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है आपका जूल, और इसका क्या होता है किस चीज का, आवेश का, तो वो होता है कूलम। तो क्या हो जाएगा इसका एक और यूनिट, जूल पर कूलम। यहां से एक और यूनिट निकली, जूल पर कूलम। तो विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसके अलावा जो आपका विद्युत विभव का मात्रक हो गया और साथ में जूल पर कूलम इसका एक और मात्रक हो गया, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि किसे कहते हैं। इसके बाद क्या बोला, एक एक वोल्ट विभव को परिभाषित कीजिए। जैसे एम्पियर में हमने क्या किया था, 1 एम्पियर को हमने वहां पे क्यू की वैल्यू यानी आवेश को 1 रख दिया था, समय को भी 1 सेकेंड कर दिया था, तो आपको 1 एम्पियर मिला। सेम यहीं पे क्या करें, हम जो एक कार्य को 1 जूल रख देंगे और जो आवेश है उसको भी क्या करेंगे 1 कूलम रख देंगे, तो उससे क्या होगा आपका 1 वोल्ट विभव आपका निकल जाएगा। तो बस सिंपल सा वही चीजें हमें दोबारा से करनी है। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम करेंगे जो W की वैल्यू यानी वर्क है आपका, कार्य है, उसको हम लोग 1 जूल लिख देते हैं। इसके अलावा जो आवेश है उसको हम लोग क्या लिख देते हैं, 1 कूलम लिख देते हैं। और यहाँ पे जो आपको फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, आपका जो V है वो क्या हो जाएगा W/Q, और V इज इक्वल टू W की जगह क्या रखेंगे 1 जूल रखेंगे, और यहाँ पे क्या रखेंगे 1 कूलम रखेंगे, यानी कि यहाँ पे आपका जूल हो गया, ये हो गया आपका कूलम, और यही क्या हो गया आपका 1 वोल्ट हो गया, सिंपल सा 1 वोल्ट। वही पूछा था कि 1 वोल्ट को क्या करिए आप परिभाषित कीजिए, यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम रख देंगे, लिख करके दिखा देंगे। और यहाँ पे आपको याद रखिएगा कि ये जो 1 एम्पियर वोल्ट ये सब परिभाषित करने को दे रहा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेम अगला मिलता जुलता टॉपिक विभव की तरह, कौन सा, हमारा विद्युत विभवांतर। वहां पे हम क्या कर रहे थे, अनंत से किसी मतलब कि अनंत से कह सकता हूं कि अनंत बिंदु से 1 कूलम चार्ज को हम लोग लेके आ रहे थे, उसके बीच जो कार्य किया जा रहा था उसको हम लोग विद्युत विभव के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पहला जो पॉइंट होता है वो फिक्स होता है, अगली बार की तरह यहाँ पे अनंत था, लेकिन यहाँ पे क्या है, फिक्स है कि आपकी ये डिस्टेंस आपके यहाँ पे फिक्स है। यहाँ पे क्या हो गया +1 कूलम का चार्ज है, इसको हमें क्या करना है यहाँ लेके आना है। तो लेके आएंगे तो कार्य होगा, यानी विद्युत क्षेत्र है सर, कार्य होगा, तो कार्य वहां पे जो होगा उसी को हम लोग विद्युत विभवांतर के नाम से जानते हैं। यानी कि विद्युत विभवांतर का मतलब होता है विभव के बीच अंतर, यानी कि बी पे विभव अलग होगा, यानी कि अलग वोल्ट होगा, यहाँ पे अलग वोल्ट, तो इसके बीच के जो अंतर होता है उसी को हम लोग विद्युत विभवांतर के नाम से जानते हैं। इसे हम कैपिटल भी से भी दिखाते हैं, या फिर हम कह सकता हूँ कि कैपिटल यानी सॉरी डेल्टा भी से भी दिखाते हैं। आप कैपिटल भी का यूज कीजिए, साथ में इसकी यूनिट भी सेम होती है, और यानी कि इसका यूनिट भी सेम होता है, आपका फॉर्मूला भी सेम होता है। तो मैं सिंपल सा यहाँ पे लिख दे रहा फॉर्मूला, इसको V इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका W/Q। आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से डेल्टा भी लगा सकते हो, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। और बाकी जो मात्रक होता है वो होता है आपका वोल्ट, और क्या, और उसका जो कह सकता हूँ मात्रक के साथ जो हम वहां पे जूल पर कूलम पढ़ रहे थे वो भी इसका क्या है, मात्रक है। वही चीज है, इसको भी अगर परिभाषित करने को बोलेगा तो हम क्या करेंगे वहां पे लिख देंगे। आगे मैंने क्या बताया कि मिली को हम लोग 10⁻³ लिखते हैं, माइक्रो को हम लोग यहाँ पे 10 क्या लिखते हैं 10⁻⁻6। अगर किलो हो जाएगा तो किलो को पता है कि आप 1000 जानते हो, तो वहां पे हम लोग क्या लिख देंगे 10⁻3। और मेगा का मतलब होता है कि 10⁻6, यानी कि 1/1000 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा। तो आप वहां पे 10⁻6 लिखोगे। अभी मैं इसको लिख के दिखा दे रहा, देखिएगा कुछ इस तरीके से, ये मैंने पहले ही बता दिया। तो 10⁻³ वोल्ट, और यहाँ पे ये हो गया आपका वोल्ट, ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻6 वोल्ट, और ये क्या हो गया आपका 10⁻³ वोल्ट, ये हो गया 10⁻6 वोल्ट। समझ में आ गया होगा, याद रखिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन सीधा सीधा MCQ में पूछ देता है।
तो यहाँ पे आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब याद रखिएगा कि हमें क्या करना होता है, जैसे हम कोई एक सर्किट बनाते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट, तो उसके अंदर कई सारी चीजें यूज होती है। जैसे हमें क्या होगा, कह सकता हूँ कि जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट बनाना होगा जो कि कैसा होना चाहिए, जिसके अंदर क्या हो, हमारा विद्युत प्रवाहित हो। तो हमें उसके अंदर क्या क्या चीजें, या फिर कह सकता हूँ एक तरीके से कि हमें क्या क्या कौन सी चीजें चाहिए जो हम उस विद्युत परिपथ को बना सकते हैं। यानी कि हम विद्युत परिपथ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए हमें उसके अंदर क्या चाहिए, और अगर हम उसका फिगर कॉपी पे बनाना चाहें तो उसको हम किस तरीके से बनाएंगे। तो उसके लिए क्या होता है, हमें जैसे कोई घर बनाने के लिए उसके अंदर ईंट, इसके बाद सीमेंट और भी सारी चीजें चाहिए होती है, वैसे ही किसी भी विद्युत परिपथ या फिर कह सकता हूँ कोई इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए हमें कई सारी चीजें चाहिए। और जब हम उसको क्या करेंगे, बनाने से पहले कॉपी पे या ऐसे सारी चीजों पे जब हम पहले उसका कह सकता हूँ एक तरीके से मैप ड्रॉ करते हैं, तो किस तरीके से हम बनाते हैं, आइए हम इस चीज को यहाँ पे देखते हैं। जो आपका इलेक्ट्रिक सेल होता है उसको हम कैसे बनाते हैं, तो इसको हम बनाते हैं कुछ इस तरीके से। कैसे, ऐसे, और यहाँ पे एक छोटा, मतलब एक यहाँ पे क्या है, बड़ी डंडी है, और एक यहाँ पे क्या है, छोटी। तो यहाँ पे जो जो बड़ा वाला होता है उसके पास होता है प्लस का चार्ज, और मतलब यहाँ पे पॉजिटिव सिरा होता है, ये आपका नेगेटिव सिरा होता है। तो हम इसको कुछ इस तरीके से बनाते हैं। आपका जो विद्युत बल्ब होता है उसको हम कैसे बनाते हैं, तो हम उसको कैसे बनाते हैं, मैं अभी आपको ये दिखा दे रहा, देखिएगा ध्यान से। बल्ब को हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, और इसके अंदर कुछ ऐसे ऐसे बना होता है। तो ये क्या हो गया, आपका बल्ब हो गया। तीसरा बोला कि बैटरी या सेलों का संयोजन, तो इस चीज को हम कैसे बनाएंगे, आइए देख लीजिएगा ध्यान से। सिंपल सा है, कुछ करना है नहीं। जैसे हमने यहाँ पे एक बड़ा, ये हो गया पॉजिटिव सिरा, ये हो गया, ये एक था, लेकिन अगर हम जब इसको इसमें और भी जोड़ना चाहे तो एक फिर बड़ा, एक फिर छोटा, फिर अगर हम इसे इसमें जोड़ना पड़ेगा तो एक और, ये क्या हो गया, कुछ इसी तरीके से आपका चलता चला जाएगा। तो आपने देखा कि इसके अंदर कितने सेल लगे, अगर ऐसा दे दे फिगर और आपसे पूछे कितने सेल है, एक पॉजिटिव सिरा, दो पॉजिटिव सिरा, तीन, तो हमें कितने मिल गए, तीन मिल जाते हैं। तो हमें ये चीजें यहाँ पे क्या करनी है, याद रखनी है कि कैसे हुआ, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला हमने यहाँ पे विद्युत सेल, विद्युत बल्ब, बैटरियों को एक दूसरे के साथ कैसे जोड़ना है वो यहाँ पे दिख गया। अगला है हमारा प्रतिरोध। अब हम प्रतिरोध क्या होता है इस चीज को मैं आगे पढ़ाऊंगा अभी, लेकिन प्रतिरोध के साइन को हम लिखते कैसे है उस चीज को देखिएगा। सिंपल सा है, कैसे, कुछ इस तरीके से होता है, और यहाँ पे ऐसे बना होता है। एक और आपने कभी देखा होगा कुछ इस तरीके से ऐसे, तो ये आपका विद्युत प्रतिरोध नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं कुंडली। क्या बोलते हैं, कुंडली बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें कुंडली के बारे में बात नहीं करनी है, हमें किसके बारे में बात करनी है, हमें यहाँ पे विद्युत प्रतिरोध के बारे में। तो आपको मैंने विद्युत प्रतिरोध के बारे में बता दिया कि कैसे उसका साइन हम यहाँ पे लिखते हैं। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है कैसे। अब जो हम लोग क्या करते हैं, स्विच लगाते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि कोई जैसे बल्ब ऑन करना है तो हम क्या करते हैं, स्विच का इस्तेमाल करते हैं। तो उसको हम लोग यहाँ पे जब कॉपी पे लिखते हैं तो किस तरीके से लिखेंगे, सिंपल सा याद रखिए, इसके दो प्रकार, एक तो खुला होगा और दूसरा बंद होगा। तो मैं खुले के लिए कैसे बता रहा, कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे ये हो गया आपका खुले के लिए, जिसके अंदर यहाँ पे आपको बीच में डॉट नहीं मिलेगा, और जैसे ही आपको इसके बीच में डॉट दिख जाएगा, इसको हम बोलते हैं ये क्या है, बंद हो गया, यानी कि स्विच हमारा बंद है। बंद का मतलब वहीं से जैसे ही बंद होगा ना आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगा, और खुला रहेगा ना तो इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो नहीं होगा। तो बंद होगा तभी इलेक्ट्रिक, अगर मान लीजिए एक कोई सर्किट है उसके अंदर आपका वो खुला वाला, मतलब उसके अंदर जो स्विच है यानी जो कुंजी है उसके अंदर पॉइंट नहीं लगा है, और जब आप उसको छुओ तो आपको क्या होगा, किसी भी प्रकार का करंट नहीं लगेगा, यानी कि उस फिगर के अंदर मैं आपको समझा रहा। तो क्या होगा, आपको नहीं वो विद्युत परिपथ के अंदर जब करंट ही नहीं जाएगी तो क्या होगा कि आपको करंट नहीं लगने वाला। तो यहाँ पे अब वो खुला हुआ था, तो यहाँ पे बंद के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से बना करके यहाँ पे बिंदु दिखा देंगे, ये क्या हो गया आपका, बंद हो गया। एमीटर को हम कैसे दिखाते हैं, तो एमीटर को याद रखिए, एमीटर का मैं यहाँ पे आपके लिए फिगर भी लेके आओ, तो देखिएगा ध्यान से एमीटर को हम कैसे दिखाते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज याद रखिएगा कि एमीटर होता क्या है,
वो मैं आपको यहाँ पे क्या कर रहा बता दे रहा। एमीटर को हम लोग कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, ऐसे और कुछ इस तरीके से, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव। वोल्ट मीटर क्या होता है? अब अमीटर होता क्या है? अमीटर जो है हमारा वो धारा को मापने का यानी इलेक्ट्रिक करंट को मापने का यंत्र है। एग्जाम में पूछेगा कि धारा को हम किस यंत्र से मापते हैं, तो वो अमीटर से धारा को मापने का यंत्र। और वोल्ट मीटर भी कैसा होता है? ये भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, कुछ इसी तरीके का। अब जब इसको रियल में देखोगे तो आपको ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये क्या है? ये हम कह सकते हैं कि विद्युत विभव को मापने का काम करता है। तो ये क्या करता है? विद्युत विभव या विभवांतर, दोनों को, विभव को मापने में सहायक। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि वोल्ट मीटर और अमीटर क्या होता है। इसके बाद अगला है कि तार संधि क्या होता है। इस चीज को मैं आपको बता दे रहा कि तार संधि क्या होता है। जैसे होता क्या है, यहाँ पे आपका एक तार हो गया, जैसे आपने देखा होगा ना कि तार होते हैं उसके अंदर हम काट करके एक और तार जोड़ देते हैं, तो उसी को हम लोग तार संधि के नाम से जानते हैं। तार संधि मतलब समझ रहे हो आप लोग? यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे एक तार था और इसी के अंदर हम कुछ इस तरीके से करेंगे, यहीं पे हम कट करेंगे और एक और तार ला करके इसमें जोड़ देंगे। तो जिससे क्या होगा, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, ये है आपका तार संधि। और तार क्रॉसिंग का मतलब आपने देखा होगा कि कई सारे तार, मतलब नीचे से तार होंगे और उसके ऊपर से भी तार गए होंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तार क्रॉसिंग कहते हैं। उस चीज को हम दिखाते कैसे हैं, कुछ इस तरीके से देख लीजिएगा ध्यान से। कैसे दिखाते हैं, यहाँ पे एक यहाँ पे तार जाएगा और एक और हम यहाँ पे बना दे रहे हैं जो कि तार इसको क्या करे, क्रॉस करेगा। वो कुछ इस तरीके से इसका सिंबल होता है, याद रखिएगा। ये तार क्रॉसिंग का है, ये तार संधि का है, ये वोल्ट मीटर का है, ये आपका एमीटर का है, ये प्लग का है। जब प्लग बंद होगी तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, खुला रहेगा तो नहीं होगा। प्रतिरोध का है, यहाँ पे आपका बैटरी का है, मतलब बैटरियों को जब हम जोड़ते हैं, साथ में विद्युत बल्ब का और आपका अमीटर का है। तो यहाँ तक सारी चीजें मैं आपको फिगर थोड़ा सा दिखा देता हूँ। किस चीज का? मैंने बोला कि एक है आपका वोल्ट मीटर का और एक क्या है आपका अमीटर का। तो ये वाला जो आपको यहाँ पे दिख रहा, ये है आपका अमीटर। यानी कि अमीटर क्या होता है? अमीटर आपका एक ऐसा यंत्र होता है जो विद्युत धारा को मापने का काम करता है। और ये क्या है आपका? ये है वोल्ट, ये हो गया आपका वोल्ट मीटर। यहाँ पे आपको वोल्ट मीटर समझ में आ गया होगा। ये बिल्कुल सेम लग रहे होंगे। ये हो गया आपका क्या, कह सकता हूँ, ये वोल्ट मीटर हो गया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भी, और यहाँ पे क्या ए दिख रहा है, ये हो गया आपका अमीटर। तो यहाँ पे आपको दोनों फिगर में दिख गए होंगे। अगर आपके स्कूल में फिजिक्स लैब होगा तो उसमें आपको ये जरूर दिखा होगा। तो यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई, होता क्या है। इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है, आपने नाम सुना होगा स्टेबलाइजर का। नाम ने आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। तो उसी को हम लोग हिंदी में यहाँ पे क्या कहते हैं, इसी में हम इसको हिंदी में कहते हैं परिवर्ती प्रतिरोध या फिर धारा नियंत्रक। होता क्या है, उसका हम यूज कब करते हैं? जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट है, मान लीजिए टीवी है, और उसको, बस मैं एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा, मान लीजिए उसको क्या चाहिए, 5 एम्पियर की धारा चाहिए। लेकिन जैसे ही लाइट आई, यानी कि करंट फ्लो हुआ, अचानक उसके अंदर 10 एम्पियर की धारा चली गई, तो वो टीवी क्या होगा आपका, कह सकता हूँ कि फ्यूज हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, ऐसी सारी चीजें। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं आपका स्टेबलाइजर, यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में धारा नियंत्रक के नाम से जानते हैं। तो इसको भी हम सिंबल में कैसे यूज करेंगे, आइए देख लीजिएगा। बिल्कुल होता सेम है। किसकी तरीके से सर? प्रतिरोध की तरह। यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ऐसे 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 यहाँ पे इस तरीके से जाएगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और चीज बनाएंगे। क्या? ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे साइन होता है। इसी को एक और तरीके से हम बनाते हैं, कैसे देखिएगा, ऐसे 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 करके, और यहीं पे एक और चीज कुछ इस तरीके से आ करके ऐसे, यहाँ पे इसको हम लोग, यहाँ पे इसको हम बोलेंगे स्टेबलाइजर, धारा नियंत्रक या फिर परिवर्ती प्रतिरोध। याद रखिएगा इस चीज को, ये आपके काम आएगा कैसे हम इसका सिंबल बनाते हैं। आगे क्या है आपका,
आ गया विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। वही जो मैं बार बार इलेक्ट्रिक सर्किट का नाम ले रहा, तो वो होता क्या है, आइए उस चीज को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पहले इसका फिगर बना लेते हैं, या फिर क्या करते हैं, पहले इस चीज को हम लोग पढ़ लेते हैं, विद्युत परिपथ हम किसे कहते हैं। आइएगा देखिए ध्यान से, विद्युत परिपथ आरेख हमें बना के दिखाना पड़ेगा। तो क्या बोला, विद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। यानी कि जो कुंडली होगी, यानी कि जो कुंजी होगी वो कैसी होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। और जब इलेक्ट्रिक फ्लो मतलब कि इलेक्ट्रिक बह रहा, करंट उसके अंदर फ्लो हो रहा, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ के नाम से जानेंगे। परिपथ का मतलब होता है रास्ता, यानी कि एक ऐसा रास्ता जिसपे क्या हो, करंट फ्लो हो रहा, उसी को हम लोग विद्युत परिपथ के नाम से जानते हैं। प्रत्येक विद्युत परिपथ के अंदर क्या होता है, कई सारे इंस्ट्रूमेंट जैसे विद्युत उपकरण, स्विच, तार इत्यादि लगे होते हैं, जो मैंने अभी पीछे अमीटर बताया, वोल्ट मीटर बताया, प्रतिरोध बताया, ये सारी चीजें। क्या बोला, किसी विद्युत परिपथ का ऐसा आरेख जो लगे उपकरणों व धारा स्रोत के विभिन्न संबंधों को चिन्हों द्वारा प्रदर्शित करता है, विद्युत परिपथ आरेख कहलाता है। क्या, मैंने अभी जो पीछे आपको बताया, क्या ये सारी चीजें, ये क्या है, उसके उपकरण है और उसके क्या है, सिंबल है। उसी को बोल रहा कि यहाँ पे जब हम दिखा देते हैं तो उसी को हम लोग विद्युत परिपथ आरेख के नाम से जानते हैं। और क्या है, बोला कि इन अवयवों को परिपथ में परिपथ आरेख के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। हम इस चीज को अभी यहाँ पे फिगर बनाएंगे और देखेंगे कि किस प्रकार का होता है। और 1 मिनट जस्ट रुक जाइएगा, ये सेम चीजें यहाँ पे लग रहा है कि लिख दिया गया है, मैं बता देता हूँ इसको। बंद मार्ग को विद्युत परिपथ के नाम से जानते हैं, वही चीजें यहाँ पे भी लिखी गई हैं। इसका हम फिगर थोड़ा सा बना के आपको दिखा देते हैं किस तरीके से ये आपका बनेगा। करते क्या है, हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लगाएंगे, आपका एक कुंजी लगाएंगे, और कुंजी भी कैसा, सर बंद। तो यहाँ पे हम एक बंद कुंजी को यहाँ पे क्या करेंगे, बना देंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, एक यहाँ पे आप बैटरी को ऐड कर सकते हो, बैटरी को ऐड करो, या फिर कह सकते हैं कि सेलों की संयोजन, सेल, कई सारे सेल को मिलाएंगे तभी क्या होगा, हमारा बैटरी बनेगा। तो कैसे बनाया था मैंने, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इसके अंदर कितने सेल हैं, 3 पॉजिटिव सिरे दिख रहे हैं, तो ये 3 हो गए। इसके बाद हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, स्टेबलाइजर लगाएंगे, यानी कि धारा नियंत्रक लगाएंगे। कैसे, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे एक, यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या था, एरो, यहाँ पे हम एक ऊपर की तरफ एरो दिखा देंगे। पहला क्या लगा, बैटरी लगा, यानी कि कई सेलों का हमने यहाँ पे संयोजन लगा दिया। इसके बाद क्या किया, हमने कुंजी लगाई जो कि बंद थी, यहाँ पे हमने धारा नियंत्रक लगा दिया। और फिर हम क्या लगाएंगे, हम लोग यहाँ पे लगाएंगे अमीटर। अमीटर क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम वहां पे विद्युत धारा को मेजरमेंट करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे सर पॉजिटिव सिरा। इतनी सारी चीजें समझ में आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे ऐसे, और यहाँ पे हम लगाएंगे आपका प्रतिरोध। कुछ इस तरीके से इतना समझ में आया कि पहले हम क्या करेंगे, एक बैटरी लगाएंगे, कुंजी लगाएंगे, धारा नियंत्रक लगाएंगे, अमीटर लगाएंगे, साथ में आपका क्या लगाएंगे, प्रतिरोध लगाएंगे। और हमें करना क्या है, एक बल्ब को जला लेना है, तो यहाँ पे एक बल्ब का भी साइन लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। और फिर इस चीज को हम ला करके इसी में ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे आपने देखा कि हमें एक चीज छूट रही, क्या छूट रही, वो आपका वोल्ट मीटर छूट रहा। तो हम क्या करेंगे, उसको यहीं पे ऊपर ले जाके यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा देंगे। ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। कुछ इस तरीके से आपका ये क्या बन गया, आपका एक विद्युत परिपथ बन गया। अब हमें इसका नाम लिखना है, तो हम क्या करते हैं, इसका नाम लिख देते हैं एक एक करके, देखिएगा। ये क्या है, आपका बैटरी है जो कि कई सारे सेलों से मिलके बनी है। ये कलर दिखाई दे रहा, हाँ, नहीं, मैं इसको कलर को चेंज कर दे रहा, देखिएगा। ये हो गया आपका बैटरी, ये क्या हो गया आपका कुंजी, और वो भी कैसा, बंद, क्योंकि बंद रहेगा तभी ये बल्ब जलेगा, नहीं तो जलेगा ही नहीं। ये क्या हो गया आपका धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक। ये क्या हो गया आपका अमीटर। मैंने जितनी भी चीजें पीछे पढ़ाई वो सब इसमें यूज हो गया। ये क्या हो गया आपका, ये वाला पार्ट प्रतिरोध हो गया आपका। ये क्या हो गया, वोल्ट मीटर। और ये क्या हो गया आपका, बल्ब हो गया।
तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, बल्ब होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ आरेख कहते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया क्या क्या मैंने किया, पहले देख लीजिए एक बार। विद्युत धारा के प्रवाह को बंद मार्ग को, यानी कि विद्युत धारा जो प्रवाह होती है उसके जो बंद मार्ग होता है, बंद मार्ग का मतलब जिसके अंदर आपका कुंजी कैसी हो, बंद हो, उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ के नाम से जानते हैं। बोला कि प्रत्येक विद्युत परिपथ में विभिन्न अवयव, जैसे विद्युत उपकरण, उपकरण कौन कौन से, वोल्टमीटर हो गया, अमीटर हो गया, ये सारी चीजें इत्यादि लगे होते हैं किसी विद्युत परिपथ का ऐसा आरेख जो उसमें लगे उपकरणों व धारा स्रोत के विभिन्न संबंधों कि चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित करें। जो मैंने अभी पीछे आपको चिन्ह पढ़ा है ना, वही बोला कि उसको हम चिन्हों के माध्यम से बनाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ आरेख कहते हैं। कुछ इस तरीके से मैंने आपको बना करके दिखा दिया। ये हो गया आपका विद्युत परिपथ आरेख, एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा इस चीज को। आगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट सा टॉपिक अब स्टार्ट होने वाला है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। हर साल क्या होता है, हर साल ये आपके एग्जाम में पूछता है, इसीलिए मैं बोल रहा ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इस साल भी ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्या है ओम का नियम, ओम का नियम क्या है सर, आइए उस चीज को हम एक एक करके समझेंगे और फिर क्या करेंगे, हम इसको जानने का बेहतर तरीके से प्रयास करेंगे, जिससे क्या होगा आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम बताते हैं कि ये है क्या। बोला कि यदि किसी चालक तार में, चालक तार बोल रहा है तो एक चालक तार आप यहाँ पे कह सकता हूँ कि ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये हो गया आपका चालक तार। जैसे लंबाई क्षेत्र, बोला कि तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, क्षेत्रफल इत्यादि न बदली जाए, यानी जैसा का है वैसे ही इसको रहने दे, तो उनके सिरों पर लगाए गए विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा अनुपात नियत होता है। अब बताइए इसके अंदर धारा जो फ्लो होगी वो क्या फ्लो होगी, आई होगी। अब विभवांतर क्या है, दो दो बिंदुओं के बीच विभव का जो अंतर है उसी को हम विभवांतर कहते हैं। यानी कि इसके अंदर जो आपका विभवांतर है वो क्या है, आपका भी है। यानी कि यहाँ पे विभवांतर, विभव कुछ अलग होगा, यहाँ पे विभव कुछ अलग हो गया, तो इनका जो अंतर हुआ वो क्या हो गया, आपको यहाँ पे कैपिटल भी से मैंने दिखा दिया, या आप कह सकते हो कि इसको हम लोग डेल्टा भी के नाम से दिखा देते हैं। जैसा कि मान लीजिए अगर होता क्या है, बोला कि बहने वाली धारा व फिर यानी सॉरी विभवांतर और इसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। नियत का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। कैसे, मान लीजिए कि इसके अंदर क्या बोला कि विभव, विभवांतर और धारा का अनुपात कैसा होगा, कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट का मतलब मान लीजिए उसको हम के बोल देते हैं। तो ये जो अभी यहाँ पे फिलहाल के लिए के बोल रहा, बताऊंगा अभी ये क्या रहेगा। तो विभवांतर मान लीजिए इस तार के अंदर जो विभवांतर है वो मान लीजिए कि 15 वोल्ट का है, या फिर कह सकता हूँ 10 वोल्ट का है। धारा 2 एम्पियर की प्रवाहित हो रही, तो कितना आया, 5 आया। सेम इसी तरीके से मान लेता हूँ कि जो आपका विभवांतर है वो 15 हो गया और जो धारा है वो 3 एम्पियर की, तब भी ये क्या है, 5 आ गया। 20 अगर वोल्ट हो जाता है और यहाँ पे 4 क्या हो जाता है, एम्पियर, तो भी कितना है, 5। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, ये जो सारी चीजें यहाँ पे 5 भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, यानी कि हम यहाँ पे वैल्यू को बदलते जाए। लेकिन हो क्या रहा हमारा, यहाँ पे जो हमारा आंसर आ रहा वो बिल्कुल सेम सेम आ रहा, यानी कांस्टेंट आ रहा। तो बस वही चीजें यहाँ पे बोल रहा कि अगर हम इनका अनुपात निकाले, कैसे, कोई चालक तार है, अगर उसकी हम लंबाई को, क्षेत्रफल, इन सब चीजों को बदले नहीं, यानी कि बिल्कुल सेम का सेम रखे, बस हम उसके अंदर विभवांतर को बढ़ाएं, धारा को बढ़ाएं, तो उनका जो वैल्यू आएगा या फिर कह सकते हैं उनका जो अनुपात होता है वो कैसा होता है, नियत होता है। तो वही चीजें यहाँ पे आपकी लिखी गई है। मैं इस चीज को अभी बता के क्या करूंगा, इसको आप एक ग्राफ के थ्रू बता दूंगा, जिससे क्या होगा आपको ग्राफ वहां पे बनाना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक टेबल ले लेता हूँ और मैं आपको बना के दिखाता हूँ ग्राफ क्या होता है, कैसे होगा। यहाँ पे मान लीजिए एक टेबल मैंने कुछ इस तरीके से ले ली और देखिएगा ध्यान से। कुछ इस तरीके से ये आपका हो जाता है। और करते क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, विभवांतर की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे हम एम्पियर की। अगर मान लीजिए कि विभवांतर आपका कितना है, 10, और धारा जो है वो आपका 2 है, तो हमारा जो मान आएगा वो कितना आएगा, आपका 5 आएगा। अगर विभवांतर 15 है और जो धारा की मान हो गई 3, तब भी 5 आएगा। अगर आपका यहाँ पे क्या है, ये हो गया 20
और 4 यहाँ पे धारा हो गई 4 एम्पियर की, तो भी आपका क्या आएगा 5 आएगा। तो आपने इस तरीके से ग्राफ बनाया होगा क्लास 9th में, आपने चैप्टर नंबर 3 में ग्राफ पढ़ा होगा, तो आपने देखा था वहां पे कि जो x प्लस वाई इज इक्वल टू, मान लीजिए कुछ भी जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो गया, तो आप जब उसका ग्राफ बनाते तो आपको पता था कि एक ऐसी हमें स्ट्रेट लाइन मिलती थी ग्राफ के अंदर जो कि आपका ओरिजिन यानी मूल बिंदु से पास होती थी। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी होती है। तो हमें जो ग्राफ मिलता है वो किस तरीके का मिलता है, होता क्या है कुछ इस तरीके, देखिएगा ध्यान से, हमें कुछ इस प्रकार से आपका ग्राफ मिलता है जिसपे ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया। तो x एक्सिस पे हमें क्या रखना होता है, धारा को रखना होता है, और यहाँ पे y एक्सिस पे आपको विभवांतर को रखना होता है कुछ इस तरीके से। तो हमें क्या मिलता है, हमें कुछ इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ये ग्राफ आपसे पूछा जाएगा तो आपको ये बनाना पड़ेगा। तो वही है, जब इसको हम लोग यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, यानी कि जब i को यहाँ पे 2 करेंगे तो यहाँ पे 10 मिलेगा, जब यहाँ पे 15 करेंगे तो यहाँ पे आपका यहाँ पे 3 करेंगे तो यहाँ पे आपका 15 मिलेगा, फिर 20 मिलेगा, फिर आप इसको जब कुछ इस तरीके से मिलाओगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो वही चीजें है, आपको यहाँ पे बोला कि यदि किसी चालक तार की जो भौतिक अवस्थाएं होती है जैसे लंबाई क्षेत्रफल, इनको हम क्या करें, कम ना करें, यानी कि हम इसको बदले ना, तो उनके बीच का जो विभवांतर होगा, उनके सिरों के, यहाँ ये सिरा हो गया, ये इनके बीच का जो विभवांतर होगा और उसमें बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है वो कांस्टेंट होता है। उसका ग्राफ यहाँ पे मैंने बना दिया। एग्जाम में आपको ये लिखना होगा, ये टेबल आप नहीं बनाइएगा, ये भी नहीं रहेगा, बस आपको ग्राफ बना देंगे, आपका ये हो जाएगा कि आपको ओम का नियम क्या होता है। यहाँ पे आपने ओम के नियम के बारे में पढ़ लिया। क्या बोला, ओम और ओम का नियम का सत्यापन हमसे यहाँ पे बोल रहा, तो इस चीज को मैं बता दे रहा कैसे होता है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे हमें ओम के नियम का सत्यापन बोल रहा, और जो आपने यहाँ पे चीजें पढ़ी वही बस आपका है। कैसे, देख लीजिएगा ध्यान से। एक चीज और आप यहाँ पे पीछे याद रखिएगा, क्या, ये तो आपको बनाना है नहीं, आपको क्या करना है देखिएगा। ये यहां से हट नहीं रहा, मैं आपको बता दे रहा कि क्या हम, मैंने बोला कि विभवांतर और जो विद्युत धारा का है वो आपका क्या मिलता है, एक कांस्टेंट मिलता है। कैसे, देखिएगा, इस चीज को मैं फिर से बता रहा। होता क्या, जैसे आपने सुना होगा कि विभवांतर और जो ये होता है क्या बोलते हैं, धारा, ये क्या होंगे, एक दूसरे के समानुपाती हो सकते हैं, या कह सकता हूँ कि अनुपात में हो सकते हैं इस तरीके से। यानी कि आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे भी था, यहाँ पे आई था। जब यहाँ पे विभवांतर 10 था, ये धारा ये भी सेम इसी तरीके से, ये 15 थी, ये यहाँ पे 3, यहाँ 20, ये हो गया आपका 4। आपने क्या देखा कि जब धारा का मान बढ़ रहा तो यहाँ पे विभवांतर भी बढ़ रहा, जब यहाँ पे धारा का यहाँ पे भी मान बढ़ रहा तो आपका विभवांतर भी बढ़ रहा। यानी कि आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शन यानी समान अनुपात और मतलब समानुपात और इस समानुपात के बारे में जाना होगा कि जब एक वैल्यू बढ़ती है, जैसे यहाँ पे भी की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो यहाँ पे आई की वैल्यू भी बढ़ेगी, भी की वैल्यू कम होगी तो आई की वैल्यू भी कम होगी। और जब हम क्या करते हैं, इस समानुपात यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन के साइन को हटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक के मिलता है। और के यहाँ पे जो कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं, ये है आपका कांस्टेंट। तो यहाँ पे के की जगह हमें क्या मिलता है, देखिएगा, के की जगह हमें एक कांस्टेंट मिलेगा जिसको हम लोग यहाँ पे आर के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई। और जैसे ही आप यहाँ पे आर इज इक्वल टू करोगे आपको मिल जाएगा V अपान आई, यानी कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि ये जो आर हो गया, ये क्या हो गया आपका कांस्टेंट हो गया, ये हो गया आपका विभवांतर, ये हो गया आपका समय। इसका अगर मैं यूनिट लिखना चाहूं तो क्या हमें इसकी यूनिट मिलेगी, आर की एक तो होती है जिस प्रकार से विभवांतर का वोल्ट होता है, उसी तरीके से इसका होता है ओम। क्या होता है, ओम। और इसके साइन को कुछ हम इस जस्ट एक मिनट, इसके साइन को हम कैसे लिखते हैं देखिएगा ध्यान से। इसके साइन को हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से
लिखते हैं। और एक यूनिट क्या होगी, इसका होगा वोल्ट, इसका होगा एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर। अब मैं सारी चीजों को क्लियर लिख के आपको दिखा दे रहा। यदि कोई चालक तार है और उसकी लंबाई या फिर कह सकते हैं उसके क्षेत्रफल, इन सब चीजों को हम बढ़ाते नहीं है, तो उससे जो मिलने वाला हमें ग्राफ होता है वो किस तरीके का बनता है, देख लीजिएगा यहाँ पे क्या कुछ इस तरीके से बनता है। और ये एक स्ट्रेट लाइन जाती है, जिसपे यहाँ पे क्या होता है, विभवांतर होता है, और यहाँ पे आपका क्या होता है, धारा होती है, जिसको हम एम्पियर से नाम से जानते हैं। और मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि जो विभवांतर होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, धारा के। यानी कि जब विभवांतर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, विभवांतर घटेगा तो ये भी घटेगा। और जब ये साइन हटता है तो ये यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगते ही एक यहाँ पे कांस्टेंट आर आ जाता है, और यहाँ पे आर की वैल्यू क्या हमें मिल जाती है, V अपान I मिल जाती है। यानी कि इसको हम बोलते हैं प्रतिरोध, इसको हम जानते हैं प्रतिरोध के नाम से, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, विभव या फिर विभवांतर। और ये नीचे क्या हो जाएगा आपका धारा, यानी कि विद्युत धारा। तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला मिल जाता है, इसको हम कैसे लिख देंगे, इसको हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू V अपान I लिख सकते हैं। और इसकी जो यूनिट होगी क्या, इसका मात्रक, वो क्या होता है आपका, वो होता है हमारा ओम। और इस चीज को हम साइन कैसे लिखते हैं, कुछ इस तरीके से ऐसे बना देते हैं। और एक क्या मिलेगा, वोल्ट पर एम्पियर, पर एम्पियर। तो इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई कि किस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बताया। वही बोल रहा कि ओम के नियम का हमें सत्यापन करना है। इसको क्या बोल रहा कि ओम का नियम केवल धात्विक चालकों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या कि ये केवल एक मिनट रुक जाइए, ये किसके लिए, ओम का नियम किसके लिए लागू होता है, केवल धात्विक चालक और फिर मिश्र धातुओं के लिए यूज होता है। बोला यदि परिपथ में लगाए गए विभवांतर और धारा के मध्य एक ग्राफ खींचे तो हमें क्या मिलता है, सरल रेखा मिलती है, जो मैंने अभी यहाँ पे खींच करके आपको दिखा दी। यहाँ पे विभव हो जाएगा, यानी V, यहाँ पे I, इस तरीके से। तो यही चीजें आपको यहाँ पे लिखी गई थी, उसका सत्यापन कुछ यही है। बोला कि ये एक मिनट रुक जाइएगा, ये जो मैंने आपको विद्युत परिपथ बताया, और विद्युत परिपथ में मैंने ये आरेख बताया था, विद्युत परिपथ आरेख, ये चीजें लिखने के बाद मैंने यहाँ पे जो बना के आपको बताया कि सबसे पहले हम एक कुंजी बैटरी लेते हैं, कुंजी लेते हैं, वो भी बंद होता है, धारा नियंत्रक लगाते हैं, अमीटर लगाते हैं, ये सारी चीजों को एक्सप्लेन करके यहाँ पे क्या किया गया, लिख दिया गया। बोला कि इसको सत्यापित करने हेतु एक बैटरी, अमीटर, धारा नियंत्रक, प्रतिरोध तार को परिपथ आरेख के अनुसार श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में आपने कैसे देखा, एक लाइन से, श्रेणी का मतलब एक लाइन से, और वहां पे जो ऊपर आपको ऐसे कुछ दिख रहा था प्रतिरोध, और इसी पे मैंने क्या किया था, वोल्ट मीटर को फिट कर दिया था। तो ये पैरेलल हो गए, तो इसी को बोल रहा समांतर में। बोला तथा प्रतिरोध तार के सिरों के मध्य एक वोल्ट मीटर लगाते हैं, कुंजी के लगाते हैं, यहाँ पे ये सारी चीजें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की गई थी। तो वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, इस स्लाइड में उसी चीज को एक्सप्लेन करके लिखा था। मैं भी कहूँ कि ये क्या चीजें दे दी गई यहाँ पे, जबकि ये होना ऊपर चाहिए था। आगे बोला कि ओम के नियम की सीमाएं क्या है, यानी कि लिमिटेशन क्या होती है, लिमिटेशन क्या है ओम के नियमों का। जैसा कि पता है कि उसके हमें क्या करना है, लंबाई और क्षेत्रफल को, इन सबको नहीं बढ़ाना है। क्या बोला, कोई भी चालक ओम के नियम का पालन तब तक ही करता है जब तक उसकी भौतिक अवस्था, यानी लंबाई, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का मतलब उसकी तरह जो नीचे का उसका क्षेत्रफल होता है, कटने के बाद जो नीचे आपको सरफेस दिखेगा, कटने के बाद जैसे ये तार है, तार का ये वाला जो पार्ट है अनुप्रस्थ काट, उसके टेम्परेचर को हम लोग परिवर्तित नहीं करें। बोला कि अमीटर को सदैव श्रेणी क्रम, ये चीजें यहाँ पे, ये इस चीज का नहीं है, ये आपका है उस विद्युत परिपथ आरेख वाले से, यहीं पे ये उठा करके लिख दिया गया, विद्युत परिपथ आरेख में क्या हो गया, ये गलत हो गया होगा यहाँ पे। तो आपको पहले याद रखना है कि ओम के नियम की सीमाएं क्या है, कि अगर हम उनकी लंबाई, टेम्परेचर, इन सबको परिवर्तित नहीं करते हैं तब तक वो नियम तो लागू होता है, लेकिन उसके बाद नहीं लागू होता है। और क्या है, यहाँ पे आपको विद्युत प्रतिरोध के बारे में बताया, वही जो मैंने कांस्टेंट आर के बारे में आपको बताया कि वोल्ट मीटर
और जो धारा होती है उसके अनुपात से जो कांस्टेंट मिलता है उसे को प्रतिरोध भी कहते हैं। तो वही चीजें यहाँ पे लिखी, बोला किसी चालक का वह गुण और जो क्या करे, तार में प्रवाहित धारा के प्रवाह का निरोध करे। अब एक और चीज याद रखिएगा विद्युत प्रतिरोध के बारे में, जैसे कि ब्रेकर होता है, आपने रोड पे देखा होगा ब्रेकर, तो ब्रेकर क्या करता है, जैसे कोई बहुत तेजी के साथ गाड़ी लेके जा रहा है तो उसको रोकने का काम करता है। वैसे विद्युत प्रतिरोध क्या करता है, अगर ये किसी परिपथ में लगा है और धारा काफी तेजी के साथ फ्लो हो रही, तो होगा क्या, ये उस चीज को रोक देता है। रोकने का मतलब उसका विरोध करता है। अगर कोई तार है उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा है तो वो क्या करेगा, धारा को कम कर देगा। अगर कोई तार है उसका प्रतिरोध कम है तो वो क्या करता है, उसके अंदर विद्युत धारा के प्रवाह को बढ़ा देता है। तो यानी कि वो कह सकता हूं कि इनवर्स प्रोपोर्शन आपने सुना होगा, उसी वो कुछ उसी प्रकार से होता है। तो बोला कि ये क्या करता है, विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। और इसे आर से दर्शाते हैं, किसी चालक के सिरों पर विभवांतर भी और चालक में एम्पियर हो तो कैसे करता है, याद रखिएगा आर जो होगा हमारा वो इसके बराबर होगा, यानी विभवांतर ज्यादा होगा तो प्रतिरोध भी ज्यादा होगा और विभवांतर कम होगा तो प्रतिरोध कम होगा। इसके अलावा आर क्या करता है, 1/I के इनवर्स प्रोपोर्शन, यानी कि आर ज्यादा होगा तो आई धारा कम बहेगी, आर कम किसी तार का प्रतिरोध कम होगा तो धारा ज्यादा बहेगी। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आपको मिलेगा, R = V/I, वही वाला जो आपने पीछे पढ़ा, वही चीज आपका यहाँ पे लिखा गया है। बाकी एक ओम को परिभाषित कीजिए, फॉर्मूला क्या है आपका, यहाँ पे भी है, यानी कि एक बोल्ट ले लें और क्या करें, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करें तो जो हमारा प्रतिरोध होगा वो 1 ओम मिलेगा। तो बोला किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होता था, चालक के दोनों सिरों का विभवांतर 1 वोल्ट हो तो 1 ओम मिलता है। कैसे, R = V/I, ये मैंने बोला कि 1 वोल्ट रखने के लिए, और यहाँ पे हमें क्या रखना है, 1 एम्पियर। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1 ओम आ जाएगा आपका आंसर। वही चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। आगे ये सारी चीजें तो मैंने पहले ही बता दी। अब ये क्या हुआ, अब इसमें का आधा से ज्यादा चैप्टर मतलब आधा से ज्यादा सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। बाकी बचा हुआ जो टॉपिक है उसको मैं क्या करूंगा, आगे आपको बता दूंगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि सबकी बेहतर तैयारी हो सके और वो अपने बोर्ड में अच्छी मार्क्स को गेन कर सके। धन्यवाद।